हाय गाइस, आई एम डियर एक्स ससपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम बात करने वाले हैं काला अजार बुखार के बारे में, या काला बुखार या ब्लैक फीवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि हमारे इंडिया की यदि हम बात करें तो हमारे इंडिया में इसे ब्लैक फीवर या काला बुखार के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे काला अजार, डमडम बुखार या काला बुखार। मेनली यदि हम बात करें तो हमारे इंडिया में काला अजार या काला बुखार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसे ब्लैक फीवर भी बोल सकते हैं। तो काला अजार और काला बुखार के नाम से हमारे इंडिया में जाना जाता है। लंबे समय से हमारे व्यूवर्स की भी डिमांड थी कि सर काला अजार बुखार पर आप एक वीडियो बनाइए। यदि मेडिकल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो इसको लेशमैनियासिस डिसीज या विसरल लेशमैनियासिस बोलते हैं। हालांकि यदि हम बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग अपनी भाषा में इसको बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, कुछ लोग इसे काला बुखार के नाम से जानते हैं, कुछ काला अजार नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे डमडम बुखार के नाम से जानते हैं। हमारी बेसिकली यदि इंडिया में बात करें तो काला बुखार नाम से जाना जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे काला बुखार या काला अजार क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, मीन्स इसे कैसे पहचाना जा सकता है, और कौन कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जा सकते हैं, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, किस प्रकार से इसका इलाज किया जा सकता है, और कौन कौन सी दवाएं काला अजार या काला बुखार के इलाज के लिए उपयोग की जा सकती हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं काला अजार या काला बुखार होता क्या है। देखिए, काला अजार या काला बुखार भी अन्य बीमारियों की तरह ही एक डिसीज बीमारी होती है, जैसे कि कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, इस प्रकार की एक डिसीज होती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लेशमैनियासिस या विसरल लेशमैनियासिस बोलते हैं। इसके यदि हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो यह बीमारी लेशमैनिया डोनोवानी पैरासाइट के द्वारा होती है। मीन्स यह एक प्रोटोजोअल डिसीज है। यह एक ऐसी डिसीज है जो कि यदि फैलती है तो कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस की तरह फैलती है, और उसी की तरह यह घातक भी और खतरनाक भी होती है। जब यह डिसीज कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस की तरह फैल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक होती है। इससे भी डेथ रेट कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस की तरह ही होते हैं, और इसके जो लक्षण हैं वह भी ब्लैक फंगस से मिलते जुलते हैं, और ट्रीटमेंट भी कुछ ब्लैक फंगस की तरह ही होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर की या पॉजिटिव एजेंट की। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई एक पर्सन इस बीमारी से इन्फेक्ट होता है, मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी वह डिसीज का, उस बीमारी का पैरासाइट प्रेजेंट हो जाता है। मीन्स लेशमैनिया डोनोवानी पैरासाइट उसकी बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है। तो जब भी हमारे जो वातावरण में जो मॉस्क्यूटो होते हैं और जो सैंड फ्लाइज होते हैं, वह उसकी बॉडी को स्पर्श करते हैं, उसकी बॉडी पर बैठते हैं और उसकी स्किन को काटने का काम करते हैं, उसकी स्किन को वाइट करते हैं। तो क्या होता है, उसका उस व्यक्ति के इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर तो पहले से ही पैरासाइट है। तो जब कोई मॉस्क्यूटो या सैंड फ्लाइज उस व्यक्ति को, उस पर्सन को काटेंगे तो उस मॉस्क्यूटो और सैंड फ्लाइज के अंदर भी वह पैरासाइट एंटर हो जाता है। तो जब उस मॉस्क्यूटो और सैंड फ्लाइज के अंदर वह पैरासाइट एंटर होगा, तो जब वह पैरासाइट, इन्फेक्टेड पैरासाइट और मॉस्क्यूटो किसी नॉर्मल व्यक्ति की स्किन पर बैठते हैं और किसी नॉर्मल व्यक्ति को बाइट करते हैं, मीन्स काटते हैं, तो वह पैरासाइट उस नॉर्मल व्यक्ति में भी एंटर हो जाता है। तो यदि हम एग्जैक्ट इसके फैलने का कारण की बात करें तो मॉस्क्यूटो और सैंड फ्लाइज के द्वारा यह पैरासाइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल सकता है, क्योंकि यह एक प्रोटोजोअल डिसीज है और एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन में आसानी से यह फैल सकती है। और जब यह डिसीज फैलती है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, बहुत ही सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार इस डिसीज के चलते व्यक्ति की जान भी चली जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। जब यह डिसीज किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट, यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो उसको फीवर आएगा, बुखार उसको आ सकता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक उसे बुखार हो सकता है। नेक्स्ट, यदि लक्षण की बात करें तो उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और उसका वेट लॉस हो जाता है, और उसको एनीमिया की संभावना हो सकती है। मीन्स उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनसे हम फिजिकली उस व्यक्ति को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को काला अजार या ब्लैक फीवर की समस्या हो सकती है। जैसे कि जो उसकी स्किन होती है, लाइक
फेस, एब्डोमन या हैंड या फीट, तो उसकी जो स्किन होती है वह स्केली और ग्रेस कलर की हो जाती है। लाइक आप फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार की उसकी स्किन हो सकती है। लाइक स्केली या ग्रेस कलर की उसकी स्किन हो सकती है, मीन्स बहुत ज़्यादा डार्क हो सकती है, मीन्स उसका स्किन का कलर है वह चेंज हो जाता है, चाहे वह फेस का हो, एब्डोमन का हो, हैंड का या फुट का हो। नेक्स्ट, सबसे खतरनाक और सबसे सीवियर यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो एनलार्जमेंट और सॉइलिंग इन द इंटरनल ऑर्गन्स और विसरल ऑर्गन्स। जो हमारे जो इंटरनल्स जो ऑर्गन्स होते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें सॉइलिंग आ जाती है, वो एनलार्जमेंट हो जाते हैं। लाइक स्प्लीन, लिवर या बोन मैरो, इनमें क्या होता है, सॉइलिंग आ जाती है और यह बहुत ही एनलार्ज हो जाते हैं। कई बार उस व्यक्ति की, इन्फेक्टेड पर्सन की, इन सब की वजह से भी उसकी डेथ हो जाती है। मीन्स उसको यदि यह सीवियर सिम्टम्स दिख रहे हैं, मीन्स उसके जो लिवर है उसमें स्वेलिंग आ रही है, स्प्लीन में स्वेलिंग आ रही है, एब्डोमेन फूल रहा है उसका, बोन मैरो में स्वेलिंग आ रही है, यह सब इंटरनल और विसरल ऑर्गन्स हैं, वह इनलार्ज हो रहे हैं, तो कई बार इस वजह से भी उस पेशेंट की जान चली जाती है। यह बहुत ही खतरनाक लक्षण होते हैं, बहुत ही सीवियर सिम्टम्स होते हैं और ऐसे पर्सन का बहुत तेजी से वेट लॉस भी होता है। तो ये तो हो गया उसके लक्षण। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसका कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जा सकते हैं। तो देखिए, यदि हम टेस्ट की बात करें तो हम उस पर्सन को फिजिकली एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम उसको पहचान सकते हैं कि इस बंदे को काला अजार या ब्लैक फीवर है। मीन्स उसको फिजिकली एग्जामिन करके, उसको देखकर हम उसकी स्किन से पता लगा सकते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स से हम कुछ सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं। यदि हम टेस्ट की बात करें तो सीटी स्कैन करा सकते हैं, आप एब्डोमेन का सीटी स्कैन करा सकते हैं। इसमें जो विसरल ऑर्गन्स और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें यदि स्वेलिंग होगी तो उससे फाइंड आउट हो जाएगी। और इसके लिए आप एमआरआई भी करा सकते हैं, एब्डोमेन एमआरआई करा सकते हैं और एक्सरे भी करा सकते हैं। एक्सरे में भी इंटरनल और विसरल ऑर्गन्स की इनलार्जमेंट और स्वेलिंग का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है, आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उस पेशेंट में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो आप इसके लिए सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्लैक फीवर होता क्या है, क्या क्या इसके कारण होते हैं, कौन कौन से इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किस प्रकार से इसका इलाज किया जा सकता है और कौन कौन सी दवाएं इसके इलाज के लिए उपयोग की जा सकती हैं। सो ट्रीटमेंट को थोड़ा केयरफुली समझना, बिकॉज ट्रीटमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डिसीज। तो हम बात करेंगे काला अजार या काला बुखार के इलाज में कौन कौन सी दवाएं उपयोग की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट्रल, या जो इंजेक्टिबल्स फॉर्म में दी जाती हैं। तो फर्स्ट यदि हम इंजेक्टिबल पेरेंट्रल्स की यदि बात करें तो फर्स्ट लाइन होती है, मोस्टली यूज की जाती है और फर्स्ट लाइन में ही यूज की जाती है, वो होती है एम्फोट्रेसिन बी। यह एक इंजेक्टिबल्स पेरेंट्रल प्रिपरेशन होता है जो कि 1 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है और 5 से 7 दिन तक दिया जा सकता है। पेरेंटली आईवी दिया जाता है। डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग यह 5 से 7 दिन से यह आगे भी बढ़ाया जा सकता है और 5 से 7 दिन तक यह डेली भी दिया जा सकता है और अल्टरनेट डे भी दिया जा सकता है। तो एम्फोट्रेजिन भी एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो कि फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती है। फर्स्टली मोस्टली इसको ही प्रेफर्ड किया जाता है, इसी इंजेक्शन को फर्स्ट लाइन में दिया जाता है। सेकेंड, इंजेक्टिबल्स की बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल दिया जाता है। एंटी माइक्रोबियल की यदि हम बात करें तो पेंटामिडीन इसको आईएम भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। इसको अभी हम 5 से 7 दिन तक देते हैं। इसको भी हम डेली भी दे सकते हैं और अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं और डिसीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मीन 7 से 15 दिन तक भी दे सकते हैं और 28 दिन तक भी किया जा सकता है। सेकेंड इंजेक्टिबल्स की बात करें तो एंटीमाइक्रोबियल आता है। एंटीमाइक्रोबियल में यदि हम बात करें तो पेंटामिडीन इसको हम आईएम भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। इसको भी हम 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं और डेली दे सकते हैं और अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्टिबल्स होता है एंटीमोनियल कंपाउंड। एंटीमोनियल कंपाउंड में यदि हम बात करें तो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको हम आईएम भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। 100 mg पर ml में यह होता है 20 mg पर केजी के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। डेली भी दे सकते हैं और अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं। इसको 5 से 7 दिन तक दिया जा सकता है और डिसीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस इंजेक्शन को 28 दिन तक भी दिया जा सकता है।
नेक्स्ट इंजेक्टिबल प्रिपरेशन होती है अमीनो शुगर। अमीनो शुगर के अंदर आता है मेग्लूमाइन। मेग्लूमाइन में यदि हम बात करें तो कई प्रकार की दवाएं आती हैं, जैसे आयोडेपामाइड मेग्लूमाइन एंड आयोथिएलेट मेग्लूमाइन। इसको भी हम 5 से 7 दिन तक इंजेक्टिबल प्रिपरेशन में दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इंजेक्टिबल्स या पेरेंटल प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं ओरली मेडिसिन। ओरली हम टैबलेट्स कौन कौन सी हम उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले आती है एंटी फंगल मेडिसिन। एंटी फंगल मेडिसिन में यदि हम बात करें तो इट्रोकोनाजोल और कीटोकोनाजोल 200 mg, इसको भी हम 5 से 7 दिन तक दिन में 2 बार दे सकते हैं। डिसीज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन हम इसको 28 दिन तक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ओरल में यदि हम बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अमीनोग्लाइकोसाइड यदि एंटीबायोटिक में यदि हम बात करें तो पैरामोमाइसिन 250 mg हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसको भी 5 से 7 दिन तक दिया जा सकता है और डिसीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 28 दिन तक भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट यदि ओरल की बात करें तो अमीनोक्विनोनस डेरिवेटिव्स। अमीनोक्विनोनस डेरिवेटिव्स में यदि हम बात करें तो एक ही ड्रग होती है सेटामाकोइन। यह भी 5 से 7 दिन तक दी जा सकती है, बीडी दी जा सकती है। नेक्स्ट यदि ओरल में हम बात करें तो एंटीमाइक्रोबियल्स। एंटीमाइक्रोबियल्स में एक ही मेडिसिन दी जा सकती है जो होती है मिल्टेफोसिन। मिल्टेफोसिन नाम से मार्केट में कैप्सूल आता है, 50 mg का कैप्सूल आता है। इसे भी दिन में 2 बार और 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं और डिसीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको 28 दिन तक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम ओरली बात करें तो जेंथिन ऑक्सीडेज। जेंथिन ऑक्सीडेज में एक ही टेबलेट होती है, फेमस टेबलेट होती है एलोप्यूरिनॉल, जो कि मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। एलोप्यूरिनॉल 100 mg टेबलेट आप दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं और यदि डिसीज की कंडीशन को देखकर हम इसको 28 दिन तक भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इंजेक्टिबल्स और ओरल मेडिसिन जो काला अजार या काला फीवर, काला बुखार के इलाज में दी जा सकती है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं, तो देखिए इसके अलावा हम उसको सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को यदि फीवर है, मीन्स उसको बुखार होगा, तो उसको हम पैरासीटामोल जरूर देंगे। तो पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg आप बीडी भी उसको दे सकते हैं। यह भी 5 से 7 दिन तक दी जा सकती हैं। नेक्स्ट यदि सिम्टोमेटिक मेडिसिन की यदि हम बात करें तो यदि उस व्यक्ति का पेट खराब है या पेट में कुछ गड़बड़ी है, पेट ठीक नहीं रहता है, तो उसको हम खाने के पहले पेंटोप्राजोल या रेनिटिडिन मेडिसिन, इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन हम उसको खाने के पहले दे सकते हैं। यह भी आप खाने से पहले बीडी में दे सकते हैं और यह भी 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। तो यह तो है सिम्टोमेटिक मेडिसिन। जैसे उसको यदि बुखार आएगा तो पैरासीटामोल, और यदि कोई इसका पेट खराब है तो मार्केट में कई अलग अलग प्रकार के ब्रांड नेम में आती है, जैसे पेंटॉप DSR या एसिलोक नाम से मार्केट में आती है। तो आप इसको खाने के पहले उसको दिन में 2 बार खाने के पहले दे सकते हैं। इनको भी आप 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। और जो भी मैंने ट्रीटमेंट बताया है यह डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इन दवाओं में से कोई भी दवा कोई भी डॉक्टर यूज कर सकता है। यह डॉक्टर की चॉइस होती है, डॉक्टर ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है कि डॉक्टर किस दवा को यूज कर रहा है, कौन सी दवा दे रहा है। तो जो भी अभी काला बुखार या काला अजार का जो भी ट्रीटमेंट बताया गया है, इनमें से कोई भी दवा उपयोग की जा सकती है। वह डॉक्टर की चॉइस होती है कि डॉक्टर कौन सी दवा उपयोग करना चाहता है। तो यह डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि वह कौन सी दवा कितने दिन तक दे रहा है। यह डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वह दवा 5 से 7 दिन तक भी दे सकता है। डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग वह 5 से 7 दिन आगे भी इंक्रीज कर सकता है या 28 दिन तक या 15 दिन तक भी इन दवाओं का प्रयोग कर सकता है। तो ये सभी दवाएं हैं जो काला अजार या ब्लैक फीवर के इलाज में उपयोग की जा सकती हैं। सो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि काला बुखार या काला अजार क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, यह फैलता कैसे है, कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं और कौन कौन से सीवियर लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जा सकते हैं, एंड इसका ट्रीटमेंट या इलाज इसका कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी दवाएं इसके इलाज में उपयोग की जा सकती हैं। सो ऑलमोस्ट काला अजार या काला बुखार के बारे में हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।